तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो इमरजेंसी के 35 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा सत्ता के लालच में इस परिवार ने देश को रातों रात जेल बना दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के समय 1975 में लगी इमरजेंसी को आज 45 साल पूरे हो गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि एक परिवार ने सत्ता के लालच में देश को इमरजेंसी में डाल दिया था। रातों रात पूरे देश को जेल बना दिया गया था। प्रेस, अदालत और बोलने की आजादी को दबा दिया गया था। उस वक्त गरीबों पर अत्याचार हुए थे। वहीं शाह ने कहा कि लाखों लोगों की कोशिशों के बाद इमरजेंसी हटी और लोकतंत्र की बहाली हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रवैया नहीं बदला। एक परिवार के हित पार्टी और देश हित से ऊपर रखे गए हैं। कांग्रेस में आज भी यही हो रहा है। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि पिछले दिनों हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कुछ मुद्दे उठाए, लेकिन उनकी बात दबा दी गई। पार्टी के प्रवक्ता को बाहर निकाल दिया गया है। यही सच्चाई है कांग्रेस की। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अब लद्दाख घाटी के बाद देश के दूसरे हिस्से में चीन ने की घुसपैठ। जहां दोस्तों आपको बता दें, काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं चीनी सेना की हलचल भी अब गलवान घाटी के बाद देश के दूसरे हिस्से देपसांग सेक्टर में बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक यहां घुसपैठ की कोशिश में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से 30 किलोमीटर और देपसांग से 21 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में सेना तैनात कर दी है और यहां कैंपों में सैन्य गाड़ी और तोप भी पहुंचाई गई है। तो ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए है कि अब चीन ने जो है लद्दाख घाटी को छोड़कर देश के दूसरे हिस्से देपसांग के इलाके में अपने तंबू और तोप को पहुंचा दिया, यानी उस क्षेत्र में अब चीन घुसने की तैयारी में जुट गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन इस इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच भारतीय सेना के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहता है। वहीं इस क्षेत्र में घुसना चाहता है ताकि उसे पाकिस्तान जाने वाले हाईवे के लिए रास्ता मिल जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली दंगा, पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा और बनो हीरो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले युवक शाहरुख पठान को हाई कोर्ट ने जमानत देने से आज इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के दौरान शाहरुख की मंशा हीरो बनने की थी, ऐसे में अब उसे कानून का सामना भी करना होगा। वहीं जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप कानून हाथ में लेते हैं और हीरो बनते हैं तो आपको कानून का सामना भी करना होगा। वहीं शाहरुख के वकील से कहा गया है कि आपके मुकब्बिल को जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी ने अपने पिता की देखभाल के लिए जमानत मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि मौजपुर चौक में फरवरी में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद उनको गहरी साजिश में शामिल पाया गया था और पुलिस ने उन्हें जो है गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि शाहरुख पठान ने एक पुलिसकर्मी पर बंदूक भी तानी थी, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और उसे तत्काल बरेली से गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र और राजस्थान से योग गुरु बाबा रामदेव को तगड़ा झटका। बाबा रामदेव की कोरोना वायरस की दवा पर इन राज्यों ने लगाया बैन। राजस्थान सरकार ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव की दवा अगर राज्य में कहीं बिकती दिखी तो बाबा को डालेंगे जेल में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका योग गुरु बाबा रामदेव को लगा है कि बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए पेश की गई दवा बाजार में उतरते ही विवादों से घिर गई है। पतंजलि ने दावा किया था कि आयुर्वेद दवा कोरोनिल से कोरोना महामारी का इलाज किया जा सकता है और इन रोगियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसी घोषणा के बाद आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पर पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोनिल की क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी योग गुरु बाबा रामदेव ने नहीं दी है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ये पता लगाए कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देती है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है और कहा है कि इस दवा को किसी भी राजस्थान के किसी क्षेत्र में बेचते हुए देखा गया तो बाबा रामदेव को जेल में डाला जाएगा। ये गलत दवा है, ये नकली दवा है। और उन्होंने कहा है कि WHO और अमेरिका जैसे बड़े देश इस दवा का निर्माण अभी तक नहीं कर पाए, तो ये मामूली सी कंपनी कैसे इस दवा को बना सकती है। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है कि अगर इन राज्यों में ये दवा बिकती दिखी तो बाबा रामदेव को जेल में डाला जाएगा। तो इन राज्यों की एक कड़ी चेतावनी है बाबा रामदेव के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तेल की बढ़ती कीमतों पर
कांग्रेस ने किया था विरोध प्रदर्शन। अब दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीजेपी ने कराई एफआईआर दर्ज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 150 पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 269 और 270 के तहत दर्ज की गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन बुधवार को किया गया था। इसमें दिग्विजय सिंह सहित कई लोग साइकिल पर बैठे नजर आए और बड़ी संख्या में लोग बिना साइकिल के भी थे। इस दौरान सभी कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे, जिसके बाद चौराहे पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अब उनको जेल में डाला जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध प्रदर्शन करने के दौरान भी पुलिस ने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 16,868 मरीज बढ़े। अब तक 4,72,000 लोग हो चुके हैं इस महामारी से भारत में संक्रमित। पिछले हफ्ते संक्रमितों की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा तेलंगाना राज्य में रही है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि मोदी सरकार एक तरफ अनलॉक 1 की शुरुआत 2 की शुरुआत भी करने जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी भारत में अब भी नहीं रुक रहा है। एक दिन में 16,867 कोरोना वायरस के नए मामले आए हैं, जो काफी चिंताजनक है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन का गलवान घाटी पर दावा, क्या बीजेपी यथा स्थिति कर पाएगी बहाल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का मोदी पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर से चीन मसले को उठाया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय और पीएलए ने एक बार फिर पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक दिया है और मांग की है कि भारत घाटी को खाली कर दे। असाधारण मांग है, क्या बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार एक बार फिर से भारत का दावा बरकरार रखेगी और मांग करेगी क्या ये यथा स्थिति बहाल होनी चाहिए और ये हिस्सा भारत का है और भारत पे रहना चाहिए। तो ये काफी बड़ी उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार बताए क्या अब गलवान घाटी पर वह अपना दावा ठोकेगी या नहीं, और क्या गलवान घाटी उसकी है या नहीं, मोदी सरकार साफ करे। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है पी चिदम्बरम ने। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना महामारी पर योगी सरकार को प्रियंका गांधी ने घेरा। कहा 15 मृत्यु दर वाले जिलों में 4 उत्तर प्रदेश के। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी संक्रमण के आंकड़े और मृत्यु दर के मुद्दे पर कांग्रेस प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को योगी सरकार पर हमला बोलते हुए एक ग्राफ ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 15 जिलों में 4 जिले यूपी के हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सोचने वाली बात है, अगर प्रदेश में केस कोरोना महामारी के नहीं बढ़ रहे हैं तो मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो जाएगा और कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ रही। तो इसी को हमला लेकर प्रियंका गांधी ने बोला और कहा कि योगी सरकार कोरोना महामारी रोकने में विफल रही है और अपनी विफलता छुपाने के लिए ये आंकड़ों को छिपा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा स्थगित करने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से दी गई है। पत्र में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस साल के अंत में राज्य में होने वाली एमडी और एमएस में नामांकित मेडिकल छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा को स्थगित यानी रोकने की मांग की है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य के तमाम मेडिकल छात्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वे कोरोना मरीजों के इलाज के बीच भविष्य में होने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। तो देखते हैं कि मोदी सरकार इस परीक्षा को स्थगित बंद करती है, रोकती है या नहीं इस साल। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मणिपुर में बीजेपी सरकार पर संकट टला, हेमंत बिस्व शर्मा फिर बने हीरो। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले कई दिनों से भाजपा पर मंडरा रहे खतरे के बादल अब हट गए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीरेन सिंह की कुर्सी बच गई है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद मणिपुर में अपनी बीजेपी सरकार को स्थिर रखने के लिए भाजपा ने एक बार फिर क्षेत्रीय दल का समर्थन हासिल कर लिया और मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिरने से बच गई है। तो ये काफी अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ रही है कि मणिपुर में बीजेपी के कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद बीजेपी की मणिपुर सरकार खतरे में चल रही थी और कांग्रेस की सरकार फिर से बनने के
आसार थे। लेकिन आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने मणिपुर से एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कराई, जिसके बाद अमित शाह ने उन्हें कुछ न कुछ कहा और उसके बाद सरकार बच गई और अब दल जो है आपस में काम करने के लिए राजी हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 15 अगस्त से पहले रेगुलर ट्रेनें चलने की कोई उम्मीद नहीं, रेलवे ने कहा रिफंड हो 14 अगस्त तक के ट्रेनों के टिकट के पैसे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों की पूरी बुकिंग राशि वापस कर देगा। रेलवे ने संकेत दिए कि अगस्त से पहले तक के नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने बार बार कहा है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि इन विशेष के रूप में अच्छी तरह से ब्रांडिंग किया जाए और 14 अप्रैल से या उससे पहले टिकट बुकिंग की गई है उन सभी को उनका पैसा रिफंड कर दिया जाए और ये ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है